नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के विद्युत उपभोक्ताओं को जल्द ही बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो राजधानी में बिजली की कीमतें महंगी हो सकती हैं, जिससे आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जानकारी के अनुसार बिजली कंपनियों की ओर से लागत में बढ़ोतरी और अन्य कारणों का हवाला देते हुए दर संशोधन का प्रस्ताव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर नियामक स्तर पर विचार विमर्श चल रहा है। अंतिम निर्णय आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि उपभोक्ताओं को कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा। बिजली दरों में संभावित बढ़ोतरी को लेकर उपभोक्ताओं में चिंता देखी जा रही है। लोगों का कहना है कि पहले से ही महंगाई के दौर में बिजली बिल बढ़ना उनके बजट पर असर डालेगा। खासकर मध्यम और निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए यह स्थिति और कठिन हो सकती है। उधर अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद ही कोई अंतिम फैसला लिया जाएगा, ताकि संतुलन बनाए रखा जा सके। फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा जारी है और आने वाले दिनों में स्थिति स्पष्ट होने की उम्मीद है। तो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को यह बड़ा झटका लग सकता है। बिजली दरों में बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, पहले से ही महंगाई की मार आम जनमानस पर पड़ रही थी और अब एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिजली दरों में भी बढ़ोतरी की संभावना है। ऐसे में इसका सीधा असर आम जनमानस की जेब पर पड़ेगा, उनका बजट बिगड़ता हुआ नजर आएगा। कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है जनता पूरी तरीके से असहाय हो चुकी है। जब सुबह उठती है तो किसी न किसी चीज पे महंगाई बढ़ी हुई उनको पाते हैं। अब बिजली की जिस तरीके से बताया जा रहा है कि भैया दिल्ली की फ्री चल रही थी, 200 यूनिट चल रही है फ्री। और सरकार जब आई थी, जब जिस समय कैंपेनिंग हो रही थी, उस समय प्रधानमंत्री ने भी कहा था, सारे नेताओं ने भी कहा था कि जो स्लैब है बिजली का फ्री का वो तो वैसे ही रहेगा, उसमें बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। अब इससे अगर कंपेयर करा जाए पिछली सरकार से, तो उन्होंने किस तरीके से इसको जो कीमतें उसको कैसे नियंत्रण रखा, उन्होंने बिल्कुल बढ़ने भी नहीं दिया। और जितनी भी कंपनियां लगी हुई हैं इसमें बिजली कंपनी की, सबकी नकेल कस के उन्होंने रखा। मतलब किसी भी उपभोक्ताओं के ऊपर, चाहे वो कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो, किसी को ऊपर उन्होंने भार पड़ने नहीं दिया। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो रहा है कि भाई हर चीज में आप बढ़ाते जा रहे हो, बिजली का, पेट्रोल का, डीजल का। अभी तक के लिए डीजल ईंधन जितना भी है उसके लिए आप ये कह सकते हो कि हम भाई निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है। स्टेट हार्मोज का भी इशू आ रहा था, सब कुछ था। लेकिन बिजली की जो चीजें हैं वो तो निर्मित हम खुद ही कर रहे हैं, हम कोई बाहर से थोड़ी ले रहे हैं। जबकि बिजली हम खुद ही बाहर अमेरिका, नेपाल को बेच रहे हैं, श्रीलंका को बेच रहे हैं और बांग्लादेश को बेच रहे हैं। हमारे पास खुद इतनी पर्याप्त है। जो चीज पर्याप्त है उस पे भी अगर आप बढ़ा रहे हो, तो इससे तो सीधा सीधा ये लगता है कि आप जनता की कमर तोड़ने के लिए पूरी तरीके से बैठे पड़े हो। जी बिल्कुल। और जिस तरीके की स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सबसे पहले पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दामों में वृद्धि देखने को मिली लगातार। अगर हम सिलेंडर्स की बात करें तो एलपीजी में, कमर्शियल सिलेंडर्स के दाम में तो कितनी बार बढ़ोतरी की गई। उसके बाद घरेलू सिलेंडरों के दाम में बढ़ोतरी की गई और अब बिजली दरों में भी यहाँ पर बढ़ोतरी की बात निकलकर सामने आ रही है। तो आम जनमानस आखिर करे क्या, ये सवाल सबके जहन में है। क्योंकि सरकार एक तरफ लगातार लोगों को राहत देने की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक के बाद एक अतिरिक्त बोझ जो है वो आम जनमानस पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी सरकारों के कोई भी नुमाइंदा अगर जब बाहर आएगा तो वो आंकड़ों के साथ में प्रस्तुत करेगा। वो नेहरू गांधी के जो जमाने की सरकार है उससे कंपेयर करेगा कि देखिए उस समय के तुलनात्मक अगर अब देखा जाए, हम लोगों ने बिजली कम कर दी, दूसरी चीजों को अब गिनाने लगेगा। लेकिन जो धरातल पे जो चीजें हैं वो उससे आप नकार नहीं सकते हो जी। क्योंकि आने वाला जो समय है, बिल्कुल प्रधानमंत्री ने सही कहा कि संकट भरा था। जो उन्होंने अंदेशा जताया था कमोबेश वैसा ही होता यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन साहिल जी, इस पे अगर आप देखो तो विरोध बिल्कुल नहीं हो पा रहा है जनता की तरफ से। अब ये खबर हमने जिस तरीके से दिखा दी बिजली वाली है, ये 24 घंटे तक या 12 घंटे तक चैनलों पे रहेगी। जैसे ही फ्लैश से हटेगी, स्क्रीन से हटेगी, तो थोड़ा बहुत विरोध सोशल मीडिया पे हो जाएगा, ट्विटर, एक्स पे हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखो
जो एक फिजिकली बाहर निकल के जो विरोध प्रदर्शन होता था वो अब नहीं होता है। उसी का फायदा मुझे लग रहा है वही, और हम हुकूमतें इस उठा पर रही हैं। वैसे भी हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं कि इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावशाली कदम उठाना चाहिए वो विपक्ष को उठाना चाहिए। लेकिन पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो तमाम मुद्दे ठंडे बस्ते में जाते हुए नजर आते हैं। कोई भी मुद्दा इस तरीके से नहीं उठाया जाता। जैसे अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें, जब यूपीए की सरकार थी, उस समय जब भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करती थी या एनडीए की तरफ से कोई विरोध प्रदर्शन होता था, तो उस प्रदर्शन में कोई बात होती थी, सरकार में भी उसको लेकर दबाव देखने को मिलता था। सड़कों पर सिलेंडर लेकर बैठे हुए हमने स्मृति ईरानी को देखा है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को देखा है, और तमाम महंगाई को लेकर या तमाम चीजों को लेकर सरकार को घेरते हुए एनडीए के नेता नजर आते थे। लेकिन अब जो विरोध प्रदर्शन है वो अलग ही तरीके का देखने को मिल रहा है, जिससे कोई बड़ा दबाव भी सरकार पर नहीं पड़ रहा है, और शायद यही वजह है कि आम जनमानस पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ हम देख पा रहे हैं। दबाव नहीं पड़ रहा है, उसी का खामियाजा जनता भुगत रही है। अब इसमें जब तक दबाव आप प्रतिशोध आप अपना जाहिर नहीं करोगे, और तब तक मुझे लग रहा है इसमें कुछ होने वाला है। जब सरकारें निशक्त हो जाती हैं तो उसको सीधा कौन करता है? आम जनता करती है। यूरोपियन कंट्रियों में क्या होता है, इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो जनमानस रोडों पे आ जाते हैं, जनसंग्रह होता है, और उसमें रोड पे आके जनसंग्रह की तरफ से वोटिंग की जाती है। अब ये कहा जाता है, हमने यूरोपियन कंट्री में देखा है, तो उसमें ये कहा जाता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है ये थोपा है हमारे ऊपर, फिर उस पर वोटिंग होती है। वोटिंग में जब 70% से ऊपर जब एक सरकार के खिलाफ चला जाता है तो सरकारों को घुटने टेकने पड़ते हैं। और यहाँ पे साहिल जी क्या होता है, अगर ऐसा होगा, खुदा न खास्ता अगर ऐसा होने लगा, तो बीते दिनों में जब विरोध कृषि को लेके किसान आए तो उनको खालिस्तानी कह दिया गया है, छात्र आते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये तो जेएनयू के प्रोडक्ट हैं, इनसे क्या ही उम्मीद की जाए, टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस तरीके से सब चीजें होती रही हैं। अब जब टीजीआई बड़े लेवल के जो अहदे पे बैठे हुए वो लोग जब आम जनता को, बेरोजगारों को काकरोच जब कहने शुरू कर देते हैं, तो उसके बाद तो कुछ नहीं बचता है। कि अभी मैं देख रहा था जैसे जो अमेरिका ने हमले करके हमारे कई नागरिकों को मारा है, तो पूर्व जनरल मेजर है जीडी बख्शी, उन्होंने सही कहा है कि इस समय की जो सरकार है वो जनता को नाली का कीड़ा समझ रही है। इतने बड़े ओहदे पे रहे व्यक्ति जब इस तरीके से अगर कहने लगे, तो आप देश की हालत और देश की जो गति कहाँ जा रही है उससे सहज अंदाज आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सभी के लिए चिंता की बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके की स्थिति इस वक्त बनती हुई नज़र आ रही है, अभी तो फिलहाल सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई बड़ा संकट है नहीं, उसके बावजूद इस तरीके की महंगाई की मार आम जनमानस पर पड़ रही है। तो आने वाले दिनों में जब स्थितियाँ गंभीर होंगी, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में किस तरीके की स्थिति इस वक्त है, और ये युद्ध कहीं भी खत्म होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जिसका पूरा प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर स्थितियां बिगड़ती हैं तो महंगाई कहां पहुंचेगी, ये सोच से भी परे इस वक्त नज़र आता है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए सर आपका बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं को ये बड़ा झटका लगने वाला है, संभवतः बिजली की दरों में बढ़ोतरी यहाँ पर की जाएगी, और अगर राजधानी में बिजली महंगी होती है तो एक और बड़ा झटका आम जनमानस की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता हुआ जरूर दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही ई रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में दस्तावेज लेखकों, अधिवक्ताओं और ई स्टैंप वेंडरों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। शिकारपुर में दस्तावेज लेखक एसोसिएशन एवं द बार एसोसिएशन के संयुक्त नेतृत्व में रजिस्ट्री कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रजिस्ट्री कार्यालय पर ताला जड़ दिया, जिससे पूरे दिन कामकाज पूरी तरह ठप रहा। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं, दस्तावेज लेखकों और स्टैंप वेंडरों ने सरकार से ई रजिस्ट्री व्यवस्था को वापस लेने की मांग की। उनका कहना है कि नई व्यवस्था से पारंपरिक रूप से जुड़े हजारों लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारियों ने इसे जन विरोधी और रोजगार पर संकट खड़ा करने वाला कदम बताया।
हड़ताल के चलते शिकारपुर रजिस्ट्री कार्यालय में किसी भी प्रकार का बेनामा एवं रजिस्ट्री संबंधी कार्य नहीं हो सका। इससे आम लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। स्टैंप वेंडरों का कहना है कि बेनामा कारोबार पूरी तरह ठप हो गया है, जिससे उनकी आय पर सीधा असर पड़ रहा है और रोजी रोटी का संकट गहराता जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिकारपुर रजिस्ट्री ऑफिस में और भी सभी तहसीलों में ई फ्रंट ऑफिस के लिए जो इनके न्याय प्रणाली है, जिसमें नियमावली चेंज करी गई है, जो दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता गणों को हटाया जा रहा है, इसके उसमें धरना जारी है। हमारी तहसील में कल से धरना चला हुआ है और आज भी चल रहा है और तहसीलों में भी चल रहा है। हम इस सरकार के कानून का विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। शिकारपुर रजिस्ट्री ऑफिस में और भी सभी तहसीलों में ई फ्रंट ऑफिस के लिए जो इनके न्याय प्रणाली है, जिसमें नियमावली चेंज करी गई है, जो दस्तावेज लेखक और अधिवक्ता गणों को हटाया जा रहा है, इसके उसमें धरना जारी है। हमारी तहसील में कल से धरना चला हुआ है और आज भी चल रहा है और तहसीलों में भी चल रहा है। हम इस सरकार के कानून का विरोध करते हैं और घोर निंदा करते हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम धरने पर अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। वहीं अरनिया थाना क्षेत्र के गांव पला में एक 45 वर्षीय व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि मृतक के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटना के बाद गांव में शोक और सनसनी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मृतक लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। लगातार फसल खराब होने और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण वो मानसिक तनाव में रहने लगा था। परिजनों के अनुसार व्यक्ति खेती पर निर्भर था, लेकिन पिछले कुछ समय से फसल में हुए नुकसान ने उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर कर दिया था। इसी परेशानी के चलते उसने ये आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना का पता चलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई और ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। ये मामला साहब उसको लेकर के फसल के उस पर उसका फसल का नुकसान हो गया। गेहूं पे ओले पड़ गए और आंधी आई, आंधी में भसोड़ उड़ गया। पशु पाले कैसे, कर्ज ले करके इसने वो काम किया और उस पर पशु के लिए भी इस पर चारा नहीं, खाने के लिए गेहूं भी नहीं रहे। और जो पैसे वाले इस पर आतंक है, भैया पैसे दे दो, भैया पैसे दे दो। अब बेचारे पे कुछ जरिया रहा नहीं, इसलिए इसने दुखी हो करके, परेशान हो करके इसने खुदकुशी कर ली, फांसी लगा। ये मामला साहब उसको लेकर के फसल के उस पर उसका फसल का नुकसान हो गया। गेहूं पे ओले पड़ गए और आंधी आई, आंधी में भसोड़ उड़ गया। पशु पाले कैसे, कर्ज ले। वहीं थाना भवन कृषि उत्पादन मंडी समिति में प्रधानमंत्री की पहल एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्राप्त पौधों की बदहाल स्थिति सामने आई है। मंडी परिसर में रखे सैकड़ों पौधे उचित देखभाल और समय पर रोपण न होने के कारण सूखने की कगार पर पहुंच गए हैं, जिससे अभियान की व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार मंडी समिति को पौधारोपण के लिए करीब 2000 पौधे प्राप्त हुए थे। इनमें से अधिकांश पौधों का वितरण और रोपण कराया जा चुका है, लेकिन लगभग 300 पौधे अभी भी मंडी परिसर में पड़े हुए हैं। तो पर्याप्त देखभाल के अभाव में कई पौधे मुरझाने लगे हैं और उनके खराब होने की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय निवासी नसीम और शुभम ने बताया कि सरकार पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के लिए बड़े स्तर पर अभियान चला रही है। ऐसे में सरकारी परिसर में ही पौधों की अनदेखी होना चिंता का विषय है। उनका कहना है कि समय रहते पौधों का रोपण और संरक्षण किया जाता तो उन्हें बचाया जा सकता था। मामले पर मंडी सचिव अनुराग कुमार ने बताया कि लगभग 2000 पौधों में अधिकांश का वितरण किया जा चुका है। करीब 300 पौधे शेष हैं, जिन्हें जल्द ही किसानों और अन्य लाभार्थियों को वितरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वितरण प्रक्रिया लगातार जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति की संदिग्ध मौत का मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामला बुढ़ाना थाने के कुर्थल गांव के जंगलों का बताया जा रहा है, जहां शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या किए जाने का आरोप लगा है। जानकारी के अनुसार 28 वर्षीय अंकित उर्फ भूरे की मौत हुई है। आरोप है कि जंगल में चल रही शराब पार्टी के दौरान विवाद बढ़ने पर उसकी पिटाई की गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इस मामले में जमानत पर बाहर आए ब्रह्म सिंह पर हत्या का मुख्य आरोप लगाया गया है। साथ ही ब्रह्म सिंह के साथ अन्य लोगों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। प्रारंभिक जांच में मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और गाँव में तनाव का माहौल बन गया। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के कारणों की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। फिलहाल मामले की जाँच जारी है और आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।
वहीं मुरादाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी मेरठ प्रांत का 4 दिवसीय प्रांत अभ्यास वर्ग 7 जून से 10 जून 2026 तक कृष्णा बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अभ्यास वर्ग में मेरठ प्रांत के विभिन्न जनपदों से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक संरचना, छात्र हितों, राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका और आगामी कार्य योजना को लेकर कई बौद्धिक और प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए। इन सत्रों में कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत विकास, नेतृत्व क्षमता और संगठनात्मक दक्षता को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। समापन अवसर पर संगठन की तरफ से राहुल शास्त्री को जिला संयोजक नियुक्त किए जाने की घोषणा की गई। उनकी नियुक्ति की खबर से कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल देखने को मिला। सोशल मीडिया सहित विभिन्न माध्यमों से उन्हें लगातार बधाइयां और शुभकामनाएं दी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि राहुल शास्त्री के नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलेगी और छात्र हित और राष्ट्र हित से जुड़े कार्य और अधिक प्रभावी ढंग से आगे बढ़ेंगे। एबीवीपी पदाधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार के अभ्यास वर्ग संगठन की कार्यशैली को मजबूत करने के साथ साथ युवाओं में नेतृत्व क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं थाना भवन कस्बे में रतन पेट्रोल पंप के सामने से अंत्येष्टि स्थल तक जाने वाला मार्ग लंबे समय से बदहाल स्थिति में है। बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव, कीचड़ और गहरे गड्ढों के कारण लोगों का आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि थोड़ी सी बारिश होने पर भी स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। स्थानीय लोगों के अनुसार शमशान घाट तक पहुंचने के लिए परिजनों और ग्रामीणों को कीचड़ और पानी से होकर गुजरना पड़ता है। अंत्येष्टि जैसे संवेदनशील अवसरों पर भी लोगों को कठिनाई झेलनी पड़ती है। कई बार फिसलन के कारण लोग गिरकर चोटिल भी हो चुके हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा लगातार बना हुआ है। नागरिकों का आरोप है कि यह एक महत्वपूर्ण मार्ग होने के बावजूद इसकी मरम्मत या निर्माण को लेकर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पहले सड़क निर्माण और स्ट्रीट लाइट लगाने के आश्वासन दिए गए थे, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो सका, जिससे लोगों में नाराजगी है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क का निर्माण कराकर समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। नगर पंचायत थाना भवन में अधिशासी अधिकारी जितेंद्र राणा ने बताया कि मार्ग को ऊंचा उठाकर सीसी सड़क निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। वहीं नोएडा में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मसाला कारोबारियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। जनपद वासियों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छापेमारी की गई। अभियान के तहत दनकौर, सेक्टर 63, सूरजपुर और दादरी क्षेत्र की विभिन्न मसाला निर्माण इकाइयों पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने जांच की। इस दौरान हल्दी, हींग और धनिया पाउडर के कुल 10 नमूने संग्रह किए गए। दनकौर स्थित अंजना मिल से खुली और पैक्ड हल्दी के नमूने लिए गए। वहीं सेक्टर 63 के राकेश मसाले से खुली और पैकेड हींग के नमूने जांच के लिए एकत्रित किए गए। साइट सी सूरजपुर स्थित ब्रह्म अर्पण ऑर्गेनिक्स से भी हल्दी के नमूने लिए गए। इसके अलावा दादरी स्थित धमीजा ग्राइंडर और RSK फूड्स एंड स्पाइसेस से हींग और धनिया पाउडर के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सभी नमूनों को प्रयोगशाला में परीक्षा के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खाद्य सुरक्षा विभाग की इस कार्रवाई से मसाला कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटखोरी और खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फूड सेफ्टी उत्तर प्रदेश और डीएम मैम के आदेश के क्रम में जनपद वासियों को सुरक्षित एवं शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा लगातार छापेमारी कार्रवाई की गई और इसी कड़ी में आज मसाला निर्माण इकाइयों की सघन चेकिंग की गई। विभिन्न क्षेत्रों में स्थित इकाइयों से 10 मसाले के नमूने संग्रहित कर जांच के लिए प्रेषित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट आने पर उनके खिलाफ तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रेटर नोएडा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दादरी थाना पुलिस ने टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोट गांव से की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की पहचान गाजियाबाद निवासी करण, सौरभ और आकाश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने टोल प्लाजा पर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ मारपीट की और वहां जमकर तोड़फोड़ की थी, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। घटना के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की और तकनीकी व स्थानीय सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने घटना में प्रयुक्त 4 कारों को भी बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि घटना में शामिल अन्य लोगों और पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाया जा सके। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में पुलिस की सक्रियता की सराहना की जा रही है। वहीं मामले में आगे की जांच भी जारी है। वहीं मुजफ्फरनगर में चंदा मांगने को लेकर हुए विवाद ने दर्दनाक रूप ले लिया, जहां एक वृद्ध व्यक्ति की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। घटना भोपा कोतवाली
क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 75 वर्षीय वीरेंद्र शर्मा मंदिर के चंदे के लिए पैसे मांगने गए थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया। आरोप है कि चंदे के पैसों को लेकर हुए विवाद से गुस्साए पिता पुत्र ने वृद्ध पर लात घूंसों और लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल वीरेंद्र शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल बन गया और ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई शुरू की। इस मामले में एक आरोपी रणवीर को गिरफ्तार किया गया है, जबकि उसके पुत्र नितिन अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। इस घटना से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। आज थाना भोपा में स्थित सिकंदरपुर गांव में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई है। त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना भोपा पुलिस मौके पर पहुंची। अभियुक्त की अरेस्टिंग कर दी गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है। एफआईआर पंजीकृत कर दी गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज वहीं गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस ने ओमकार अपहरण और हत्याकांड में फरार चल रहे 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई बंथला चरौड़ी मार्ग पर चेकिंग के दौरान की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर एक सफेद स्विफ्ट कार को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से पीछा करने पर कार एक पेड़ से टकरा गई। इसके बाद बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से आरोपी गौरव नागर के दोनों पैरों में चोट आई, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 मई को ग्राम गनौली निवासी ओमकार सिंह का अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर शव को मेरठ रोड स्थित गंगा नहर क्षेत्र में फेंक दिया था। इस मामले में थाना लोनी में पहले से मुकदमा दर्ज है। गिरफ्तार आरोपी गौरव नागर गौतम बुद्ध नगर के बादलपुर का निवासी है और उसके खिलाफ एनसीआर क्षेत्र में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उसके कब्जे से एक स्विफ्ट कार, 32 बोर की पिस्टल, कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच और विधिक कार्रवाई जारी है। वहीं नोएडा में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ पुलिस का विशेष अभियान लगातार जारी है। इस क्रम में थाना सेक्टर 63 पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 55 लोगों पर कार्रवाई की है। सभी के खिलाफ धारा 292 बीएनएस के तहत चालान किया गया है। यह अभियान पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाया जा रहा है। अभियान की निगरानी डीसीपी सेंट्रल नोएडा और एडीसीपी स्तर पर की जा रही है, ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाया जा सके और सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखा जा सके। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन करने से आम लोगों को परेशानी होती है और कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित होती है। इसी को देखते हुए सख्त अभियान चलाया जा रहा है। सेक्टर 63 पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर ऐसे लोगों को पकड़ा जो खुलेआम शराब का सेवन कर रहे थे। सभी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वो सार्वजनिक स्थानों पर शराब का सेवन न करें और नियमों का पालन करें, ताकि शहर में शांति और व्यवस्था बनी रहे। अधिकारियों ने कहा कि यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर बीटा 2 स्थित पूर्वांचल सोसाइटी में डीसीपी परवीन रंजन सिंह ने सोसाइटी वासियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने नागरिकों को पुलिस की 112 आपातकालीन सेवा के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में डीसीपी ने बताया कि 112 सेवा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत पुलिस सहायता प्राप्त करने का एक प्रभावी माध्यम है। उन्होंने ये भी कहा कि साइबर ठगी या किसी भी प्रकार की आपदा की स्थिति में नागरिक बिना देरी किए 112 पर कॉल करें और नजदीकी पुलिस स्टेशन से संपर्क करें। इस अवसर पर सवेरा योजना के बारे में भी सोसाइटी निवासियों को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये योजना महिलाओं और आम नागरिकों की सुरक्षा एवं सहायता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डीसीपी परवीन रंजन सिंह ने नागरिकों से अपील की कि वो किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर समन्वय से ही अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी वासियों ने भी अपने सुझाव और समस्याएं साझा की, जिन पर पुलिस अधिकारियों ने सकारात्मक आश्वासन भी दिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।